हेलो डियर ऑल फ्रेंड्स। सो नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू टेक्सोनॉमी। सबसे पहले आप ये मतलब समझ जाइए, टेक्सोनॉमी का मतलब क्या होता है। टेक्सोनॉमी का मतलब होता है क्लासिफिकेशन करना। हम जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उन सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को कुछ अलग अलग टेक्निक के मदद से हम क्लासिफाइड करते हैं, तो उसे हम कहते हैं टेक्सोनॉमी। और कैटेगरी मतलब टेक्निक कौन सी है? टेक्निक होते हैं न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, क्लेडोग्राम, फाइलोजेनी, डीएनए बारकोडिंग और टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। तो ये हम वन बाय वन देखेंगे, लेकिन पहले टेक्सोनॉमी का मतलब ये क्लियर हो गया आपके माइंड में कि टेक्सोनॉमी इज नथिंग बट द मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। यस, it is a method of biological classification based on similarity and differences in the structure of certain compound present among the organism being classified. In short, it is a classification of organism based on chemical constitute. तो टेक्सोनॉमी एक ऐसी मेथड है जिसमें हम सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को उसके सिमिलरिटी और डिसिमिलर कैरेक्टर्स, फीचर्स के बेस के ऊपर क्लासिफिकेशन करते हैं। और अगर सिंपली देखा जाए तो उनके केमिकल स्ट्रक्चर, उनकी बॉडी में जो केमिकल होते हैं उनके बेस से हम उनको क्लासिफिकेशन करते हैं। सो दैट इज अ टेक्सोनॉमी। अब टेक्सोनॉमी हम अलग अलग टेक्निक से बना सकते हैं, जैसे मतलब अलग अलग टेक्निक होती है क्लासिफिकेशन की। पहला है न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। द सिस्टम इज बेस्ड ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ कैरेक्टर and develop an algorithm for classification. This was proposed by Sokel and Sneath in 1963. ये एक टेक्स्ट न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी एक ऐसी क्लासिफिकेशन है जिसमें हम मैथमेटिकली अल्गोरिदम से लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाइड कर सकते हैं, उनके स्टैटिस्टिकल टेक्निक से उनको क्लासिफाइड कर सकते हैं। दूसरा, क्लेडोग्राम। It is a typical branching pattern and it can be shown as a tree diagram which represent close relationship among the organism. आपने कभी फैमिली ट्री देखी होगी कि सबसे पहले जो मेन ब्रांच होती है वो होते हैं हमारे दादाजी, फिर उनमें से 3 ब्रांच निकलते हैं, तो मान लो उनके 3 बेटे हैं, और उन ब्रांच में से और ब्रांचेस निकलते हैं तो उनके बच्चे हैं। तो एक ट्री डायग्राम से बायोलॉजिकली हम एक्सप्लेन कर सकते हैं क्लोज रिलेटिव को। उसके बाद होता है फाइलोजेनी। इट इज एन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म। It is very important tool for classification. It takes relationship status. It help us to understand evolutionary history of close organism. Whitaker's 5 kingdom system is a classification of phylogeny. फाइलोजेनी एक ऐसा क्लासिफिकेशन है जिसमें हम क्लोज रिलेटिव ऑर्गेनिज्म के रिलेशन देखते हैं। मान लो एक एग्जांपल में देता हूं कि अगर खोजकर्ता जो होते हैं, जो रिसर्चर होते हैं, और रिसर्च करते समय वो कहीं पे मिट्टी में खड्डा खोदते हैं और उनको कोई स्केलेटन मिलता है, तो स्केलेटन के कैरेक्टर मैच करेंगे, और मैच करने के बाद उनको पता चलेगा कि ये स्केलेटन किससे रिलेटेड है, मतलब ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड है या तो कोई एनिमल से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये क्लोज रिलेटिव इससे पता चलते हैं। और विटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है, जिसमें हमने सभी ऑर्गेनिज्म को 5 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, जैसे किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमेलिया, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई और किंगडम मोनेरा। तो विटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है वो फाइलोजेनी के बेस के ऊपर ही है। उसके बाद डीएनए बारकोडिंग, आइडेंटिफिकेशन बेस्ड ऑन डीएनए सीक्वेंस। It help in studying newly identified species as well as understanding ecological and evolutionary relationship between living. The process of DNA barcoding has a 2-step: collection of DNA data, non-sample, and matching the barcoding. मैं आपको सिंपली तरीके से बताता हूँ। डीएनए बारकोडिंग आपने सुना होगा कि अगर कोई बच्चा हॉस्पिटल में गुम जाता है, मतलब खो जाता है, तो बच्चा मिल भी जाए, लेकिन अगर ये पता नहीं चले कि वो बच्चा इन्हीं पेरेंट्स का है, तो डीएनए टेस्टिंग नाम की टेस्ट की जाती है। तो डीएनए टेस्टिंग में क्या करते हैं, डीएनए उस जो भी ऑर्गेनिज्म है, कोई ऑर्गेनिज्म एनिमल है, प्लांट है या तो कोई चाइल्ड है, उसका डीएनए सैंपल निकालते हैं और उस डीएनए को दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से डीएनए को मैच करते हैं। तो जिसका डीएनए उसके साथ मैच होता है वही उनका क्लोज रिलेटिव होता है। तो ये प्रोसेस करने के लिए हमें 2 स्टेप करनी पड़ती है। पहले तो सेल के अंदर से न्यूक्लियस में से डीएनए निकालना, और उसके बाद उस डीएनए को अदर रिलेटिव ऑर्गेनिज्म से मैच करना, आइडेंटिफाई करना। तो ये होता है डीएनए बारकोडिंग। उसके बाद होती है टेक्सोनोमिक कैटेगरी। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम किंगडम, सब किंगडम, क्लास, सब क्लास, डिवीजन, फिर फैमिली, ऑर्डर, जीनस, स्पीसीज, इस प्रकार से क्लासिफिकेशन करते हैं। इसको हम कहते हैं टेक्सोनोमिक कैटेगरी। तो अब हम इसके बाद हम टेक्सोनोमिक कैटेगरी डिटेल में देखेंगे।
सो थैंक यू सो मच गाइस, ये हमारे सिलेबस में नया टॉपिक ऐड किया गया होता, काफी छोटा सा पॉइंट है। थैंक यू। हेलो डियर ऑल स्टूडेंट्स, सो राइट नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू हायरार्ची ऑफ अ टेक्सोनॉमी कैटेगरी। मतलब इसका मतलब क्या होता है कि हम स्पीसीज से लेके किंगडम तक कैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाइड करते हैं। ठीक है, मान लो हम ह्यूमन बीइंग, अब हमारा जो जीनस है ह्यूमन बीइंग का वो है होमो, और स्पीसीज है हमारी सेपियंस सेपियंस। तो हमारा जीनस हो गया होमो, स्पीसीज हो गए सेपियंस सेपियंस। लेकिन ये तो जीनस और स्पीसीज है, लेकिन हमारी किंगडम जो है वो किंगडम, फिर सब किंगडम, डिवीजन, क्लास, ये पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन करना मतलब हायरार्ची ऑफ टेक्सोनॉमिक करना। और इसमें हम स्पीसीज से लेके किंगडम या तो किंगडम से लेके स्पीसीज तक अप या डाउन दोनों को डिटेल में देखना होता है हमें। ठीक है, तो आइए चलिए डिटेल में स्टार्ट करते हैं हम। स्पीसीज का मतलब क्या होता है? स्पीसीज, इट इज द स्मॉलेस्ट एंड बेसिक यूनिट ऑफ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। एग्जांपल चाइना रोज, रोजा साइनेंसिस, पोटैटो, ट्यूबरोसम। क्लासिफिकेशन में सबसे नीचे का अगर रैंक देखें तो वो रैंक होता है स्पीसीज। मतलब क्लासिफिकेशन में सबसे टॉप पे आता है किंगडम और सबसे नीचे के लेवल पे आता है स्पीसीज। तो स्पीसीज को हम क्या कहेंगे? इट इज अ स्मॉलेस्ट एंड बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन करने के लिए सबसे छोटा, सिंपल और स्मॉलेस्ट यूनिट होता है स्पीसीज। अब स्पीसीज ये कंसेप्ट है, इसको तीन अलग अलग साइंटिस्ट ने अपने लेवल से डिस्क्राइब किया हुआ है। मॉर्फोलॉजिकल कंसेप्ट स्पीसीज की कार्लस लिनियस ने दी हुई है। मॉर्फोलॉजिकल स्पीसीज का मतलब होता है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म फिजिकली मतलब फीचर्स से एक दूसरे के जैसे ही दिखते हैं। जैसे ह्यूमन बीइंग एक जैसे ही दिखते हैं। ह्यूमन बीइंग में दो आंखें होती है, एक हार्ट होता है, ठीक है, दो किडनियां होती है, एक लिवर होती है। मतलब बॉडी के जो फीचर्स है वो सभी ह्यूमन बीइंग के एक जैसे, फिर वो ऑस्ट्रेलिया का हो या अमेरिका का हो या लंदन का हो या ताइवान का हो, कहीं का भी हो। सो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर है। बायोलॉजिकल कैरेक्टर मतलब उनकी बायोलॉजी, मतलब उनकी पूरी जो बॉडी है कितने प्रकार के टिश्यू से बनी हुई है, कौन से ऑर्गन से बनी हुई है, ये सब होता है बायोलॉजिकल। और मॉडर्न कंसेप्ट जो होती है, मॉडर्न कंसेप्ट बेसिकली जेनेटिकल लेवल के ऊपर बेस्ड रहती है, मॉलिक्यूलर लेवल के ऊपर बेस्ड रहती है। तो ये तीनों साइंटिस्ट ने स्पीसीज को अलग अलग अपने टेक्निक से डिस्क्राइब किया हुआ है। अब हम देखते हैं जीनस। जीनस क्या है? इट इज अ ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज। अब स्पीसीज क्या हुआ? स्पीसीज क्लासिफिकेशन का सबसे सिंपल यूनिट होता है, सबसे पहला, सबसे बेसिक यूनिट। लेकिन जितने भी स्पीसीज है वो किसके अंदर इंक्लूड होते हैं? वो जीनस के अंदर इंक्लूड होते हैं। ये देखिए, इट इज अ ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज। अब यहाँ पे स्पीसीज थी रोजा साइनेंसिस, तो रोजा साइनेंसिस स्पीसीज इस जीनस के अंदर इंक्लूड हो गई। और इस जीनस का नाम है हिबिस्कस। तो हिबिस्कस जीनस में कितनी स्पीसीज आती है? रोजा साइनेंसिस, एस्कुलेंटस और कैनाबिनस। ऐसे तो काफी हजारों स्पीसीज होगी, हमने सिर्फ 3 एग्जांपल देखे हुए हैं। अब ये है जीनस हिबिस्कस। अब ये हिबिस्कस जीनस किसके अंडर में आएगा? ये आएगा फैमिली के अंडर में। तो ये देखिए, अ ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड जेनेरा, मतलब क्लोजली रिलेटेड जीनस लाइक हिबिस्कस। ये देखो हिबिस्कस जीनस था, इसके अंदर एक हिबिस्कस जीनस है, मालवा जीनस है, सीडा जीनस है और गोसिपियम जीनस है। और ये सभी जीनस एक ही कैटेगरी में आते हैं। कौन सी कैटेगरी? वो होती है फैमिली। फैमिली है मालवियाशी। तो आप अब क्लियरली समझ गए होंगे कि स्पीसीज किसके अंडर में आती है? जीनस। और काफी सारे जीनस मिलके क्या बनते हैं? फैमिली। और काफी सारे फैमिली मिलके क्या बनेगा? ऑर्डर। सो ऑर्डर इज, इट इज अ ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड फैमिलीज। एग्जांपल मालवियाशी, ये जो फैमिली थी मालवियाशी वो यहां पे आ गई। और दूसरी फैमिली है टीलियाशी, ये दोनों फैमिली किसके अंडर में आ गई? मालवेल्स नाम के ऑर्डर में आ गई। अब ये देखिए सब क्लास, इट इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर, इट इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर्स। एग्जांपल ऑर्डर, ये मालवेल्स था, तो ये देखिए मालवेल्स ऑर्डर, रेनल्स ऑर्डर, पैराइटल्स ऑर्डर। ये सभी के सभी ऑर्डर जो है वो एक ही सब क्लास में अंदर आ गए, पॉलीपेटली। अब देखिए क्लास, इट इज अ ग्रुप ऑफ सब क्लासेस। जितने भी हमने क्लास देखे, अब ये क्लास है पॉलीपेटली, तो सब क्लासेस जो भी है, सब क्लास, इंग्लिश वाला, सब क्लासेस, वो सब एक क्लास के अंडर में आ गई। तो ग्रुप ऑफ सब क्लासेस, एग्जांपल पॉलीपेटली, गैमोपेटली, दे इंक्लूड्स अंडर डाइकोटिलोडोनी। और ये जो क्लास है डाइकोटिलोडोनी वो आ जाएगा डिवीजन में। तो ये देखिए डिवीजन, अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लासेस, एग्जांपल डाइकोटिलोडोनी, मोनोकोटिलोडोनी। तो डाइकोटिलोडोनी और मोनोकोटिलोडोनी ये क्लास है, किसके अंडर में आ गई? डिवीजन के अंडर। डिवीजन का नाम है एंजियोस्पर्म।
अब ये जो एंजियोस्पर्म डिवीजन है वो सब डिवीजन में आ जाएगा। तो सब डिवीजन क्या है देखिए, अ ग्रुप ऑफ डिवीजन, एग्जांपल डिवीजन ऑफ एंजियोस्पर्म और दूसरा डिवीजन होता है जिम्नोस्पर्म, दे इंक्लूड अंडर सब किंगडम कॉल्ड फेनेरोगैम और स्पर्मेटोफाइटा। ऑल सीडेड प्लांट्स आर कॉल्ड स्पर्मेटोफाइटा। और ये सब डिवीजन किस में आएगा, डिवीजन में। तो देखिए इट इज अ हाईएस्ट टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। ये देखिए स्पीसीज स्मॉलेस्ट कैटेगरी था और ये हाईएस्ट है। इट इज अ हाईएस्ट टेक्सोनॉमिक कैटेगरी, इंक्लूड सब किंगडम, एग्जांपल सब किंगडम लाइक अ फेनेरोगेम्स एंड सब किंगडम लाइक अ क्रिप्टोगेम। क्रिप्टोगेम में कौन आता है, अल्गी, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट। और फेनेरोगेम में कौन आता है, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। प्लांट किंगडम, while all animals are included under kingdom Animalia। तो ये था क्लासिफिकेशन। आप सिंपली देखिए काफी सारी स्पीसीज मिलके जीनस बनता है, काफी सारी जीनस मिलके फैमिली बनती है, काफी सारी फैमिली मिलके ऑर्डर बनते हैं, काफी सारे ऑर्डर मिलके सब क्लास बनता है, काफी सारी सब क्लास मिलके क्लास बनता है, काफी सारे क्लास मिलके डिवीजन बनता है, काफी सारे डिवीजन मिलके सब डिवीजन बनता है, काफी सारे डिवीजन मिलके सब डिवीजन मिलके एक किंगडम बनता है। तो ये है hierarchy of taxonomic classification. Thank you. Hello guys, so now we are going to discuss about the topic called nomenclature, which is nothing but the art of giving name. जब जैसे मान लो कोई बच्चे का जन्म होता है, तो बच्चे का जन्म होने के बाद 6 दिन बाद 7 दिन बाद हम जैसे उसका नाम रखते हैं, ठीक है। तो उस नाम रखने के प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, नोमेनक्लेचर। नामकरण मतलब, नामकरण का मतलब क्या होता है, नोमेनक्लेचर मतलब नाम देना। ऐसे कोई भी अगर नया लिविंग ऑर्गेनिज्म पाया जाता है, मान लो कोई नया प्लांट पाया जाता है या तो कोई नया एनिमल डिस्कवर्ड होता है, तो उस एनिमल को नाम देना पड़ता है। तो नाम हम कैसे देंगे, उसे 2 टेक्निक से नाम देंगे। इसके लिए हम उस टेक्निक को क्या कहते हैं, बायनोमियल नोमेनक्लेचर। अब बाय का मतलब क्या होता है, बाय मतलब टू, बाय मतलब टू, नोमियल का मतलब क्या होता है, नेमिंग, नोमेनक्लेचर। Binomial nomenclature means, binomial nomenclature is nothing but the art of giving 2 name to each organism, giving 2 name to each organism, each living organism, it is called binomial nomenclature। most probably हमें इस टॉपिक को मतलब प्लांट और एनिमल से कंसर्न करके, प्लांट और एनिमल से रिलेट करके हम इस टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे। तो बायनोमियल नोमेनक्लेचर एक ऐसी टेक्निक है जिसके थ्रू हम सभी प्लांट को और एनिमल को 2 नाम से पहचानते हैं, 2 नाम से पहचानते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि मान लो एक स्कूल में एक लड़का है जिसका 10th स्टैंडर्ड में एक बच्चा पढ़ता है जिसका नाम है राजेश, ठीक है, उसका नाम है राजेश। तो आज राजेश का बर्थडे है और राजेश अपने सभी स्कूलमेट्स को, अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करता है कि मेरी बर्थडे पार्टी पे आओ आज, ठीक है। तो वो सभी फ्रेंड्स उसके घर के आसपास पहुंच जाते हैं और सबसे पूछते हैं वो कि राजेश का घर कहाँ है, लेकिन किसी को पता ही नहीं राजेश का घर कहाँ है। तो ये राजेश को फोन करते हैं कि राजेश हम सबसे पूछ रहे हैं कि तुम्हारा घर कहाँ है, तो किसी को पता ही नहीं भाई तुम्हारा घर कहाँ है। तो राजेश उनको कहता है कि उनको राजेश उन सभी फ्रेंड्स को बता दे कि मेरे आसपास में आप लोगों को राजेश मत पूछो, उनको पूछो कि चिंटू का घर कहाँ है। तो ये पूछे चिंटू का घर कहाँ है, फिर वो लोग बोलते अरे चिंटू का घर, अरे फिर ऐसा बोलो ना, हमें राजेश नहीं पता, हमें उसका नाम पता है चिंटू है। तो वो चिंटू को उसके घर तक, राजेश के घर तक छोड़ देंगे। मतलब इससे हमें एक समझ में आता है कि आपका आधार कार्ड पे, वोटर आईडी पे, पासपोर्ट पे, डॉक्यूमेंट्स के ऊपर अगर राजेश नाम है तो ठीक है, लेकिन अगर आपके आसपास के घर के आसपास राजेश नाम नहीं, आपको अगर लोग आपके कोई पेट नेम से बुलाते हैं जिसका नाम है चिंटू, तो ऑब्वियसली आपके 2 नाम हो गए। स्कूल में जब अगर कोई टीचर आपको बुलाएगी तो टीचर आपको राजेश के नाम से ही बुलाएगी। टीचर वही नाम से बुलाएगी जो नाम आपका रजिस्टर्ड है स्कूल में। टीचर आपको कभी भी चिंटू नहीं बुलाएगी, बिकॉज चिंटू ये जो नाम है वो पेट नेम है और राजेश जो नाम है वो डॉक्यूमेंट्स के नाम है। ऐसे ही बायोलॉजी में सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को 2 नाम दिए जाते हैं, मोस्ट प्रोबेबली प्लांट और एनिमल को। एक एग्जांपल मैं बताता हूँ, स्वीट पोटैटो, ठीक है। स्वीट पोटैटो को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं हम स्वीट पोटैटो, लेकिन उसे आसामी और बंगाली भाषा में उसका नाम अलग होता है। उसका नाम हम कहते हैं मीठा आलू, और हिंदी में स्वीट पोटैटो को कहते हैं हम शकरकंद, और मराठी में कहते हैं उसे रताड़ू, गुजराती में कहते हैं उसे साकरू, ठीक है। तो नाम एक ही चीज़ है, मतलब देखो प्रोडक्ट मटेरियल जो है ना वो एक ही है,
मतलब मीठी गाजर जो हम खाते हैं मार्केट में, जो बेसिकली फास्टिंग के टाइम पे आती है। तो वो मतलब चीज़ है ना एक ही है, लेकिन हर स्टेट वाले अपने अपनी नई लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं। सभी लोग इंग्लिश में उसे स्वीट पोटैटो कहते हैं, गुजराती लोगों से साकरू कहते हैं, महाराष्ट्र में लोग उसे रताड़ू कहते हैं, बंगाल और आसामी साइड उसे मिठालू कहते हैं, और हिंदी में उसे शकरकंद कहते हैं। मतलब प्रोडक्ट एक ही है, लेकिन फिर भी नाम देखो कहते हैं। अगर यहाँ पे कोई गुजराती आदमी आ जाए तो महाराष्ट्र में, तो वो उसे कहेगा कि साकरू, लेकिन मराठी लोग तो उसे बेसिकली रतालू के नाम से पहचानते हैं, लेकिन चीज़ एक ही है ना। तो ये होता है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। तो सभी प्लांट को और एनिमल को हम कितने नाम देंगे? 2 नाम देंगे। अब ये जो 2 नाम देंगे, वो 2 नाम कैसे देंगे, उसके कुछ रूल्स भी होते हैं। मैं आपको रूल बाद में बताता हूँ। देयर आर सम रूल्स बिहाइंड द राइटिंग बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर लिखने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, और बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के कंसेप्ट जो है वो कार्लस लीनियस है, तो आप उसे कार्ल लीनियस भी कह सकते हो। उसे शॉर्ट में इन साइंटिस्ट को शॉर्ट में कार्ल लीनियस भी कहा जाता है और कार्लस लीनियस भी कहा जाता है। इन्होंने एक बुक लिखी थी, इन्होंने तो काफी बुक लिखी है, और एक बुक का नाम था स्पीसीज प्लांटेरम, और स्पीसीज प्लांटेरम नाम की बुक में इन्होंने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में जिक्र किया है। ठीक है, तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर concept was given by the Carolus Linnaeus. He was a creditable person for giving a 2 name to the plant and animal, and that is why he has put the binomial nomenclature concept in the book called Species Plantarum. There are 4 rules. There are 4 rules for the writing any binomial nomenclature. But before moving towards a rule, I would like to tell you which are the 2 different types of a binomial nomenclature. So in a binomial nomenclature, we have to use a 2 different names. First one is a common names. First one is common names. We also call the common name as a vernacular name. Vernacular name. And second one is scientific name. Second one is scientific name. So one is a common name, second one is a scientific name. Scientific name is always unique name. Scientific name is always unique name. Now I will tell you common name. Why we call it common name? Because generally commonly we called it is just like a sweet potato. The sweet potato is a common name. But scientific name of a sweet potato is a Epomia batata. मैं आपको 3 प्लांट और 3 एनिमल का कॉमन नेम और साइंटिफिक नेम बताऊंगा। ऐसे अगर एक्सप्लेन करने जाए तो 50-100 भी मुझे याद है। मुझे नियर अबाउट जब मैं अपनी बीएससी लेवल में था तो मैंने नियर अबाउट 300 नेम्स तक याद रखे थे, बिकॉज हमें प्लांट की फैमिलीज और एनिमल की फैमिलीज को पढ़ना होता था। तो वो टाइम पे मैंने याद किए थे। अब मैं आपको बताता हूँ कॉमन नेम और साइंटिफिक नेम। Common name also known as a vernacular name, scientific name also known as a unique name. Why scientific name also called unique name? Because this is a standard name. It will be permanently single name in all corners of the world. Scientific name ये एक ऐसा नेम है जो पूरी दुनिया में एक ही होता है, पूरी दुनिया में एक ही होता है। ठीक है, अब जैसे हम आंवला फ्रूट होता है, तो आंवला को हर जगह पे कुछ और नया नाम हो सकता है, लेकिन आंवला का जो साइंटिफिक नेम है इम्बिलिका ऑफिसिनल, ये पूरी दुनिया में एक ही होगा, ये कहीं पे भी नहीं बदलेगा, कहीं पे भी नहीं बदलेगा। ठीक है, हम कुछ नाम देखते हैं प्लांट और एनिमल के बारे में। जैसे प्लांट, जैसे तुलसी प्लांट है, तुलसी प्लांट। सो तुलसी इज अ कॉमन नेम, तुलसी प्लांट इज अ कॉमन नेम ऑफ अ तुलसी, बट द साइंटिफिक नेम ऑफ तुलसी इज अ डिफरेंट। दिस इज कॉल्ड Ocimum sanctum. This one is called Ocimum sanctum. अब आप ये देखो कि इंडिया में काफी ऐसे स्टेट है, जैसे गुजरात है, महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है, ठीक है, राजस्थान है और मध्य प्रदेश है। ये कुछ स्टेट ऐसे जो तुलसी प्लांट को तुलसी कहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे स्टेट भी हैं, होंगे भी, जैसे तुलसी को और नाम से पहचानते हैं, जैसे तुलसियाना, तुलसियाका, ऐसे नाम से पहचानते हैं, लेकिन तुलसी प्लांट तो तुलसी ही रहेगा। लेकिन तुलसी प्लांट को अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, अफगानिस्तान में, इंडिया में, पाकिस्तान में, कौन सा भी स्टेट, कौन सी भी कंट्री हो दुनिया की, उसका साइंटिफिक नेम एक ही रहेगा, और साइंटिफिक नेम होगा उसका ओसिमम सैंक्टम। अब मान लो कि मेरे 2-3 नाम है, घर पे मुझे चिंटू कहते हैं मान लो, और घर पे या तो मुझे विजय कहते हैं,
ठीक है। लेकिन मेरा साइंटिफिक नेम मतलब मेरा डॉक्यूमेंट पे जो नाम है, आधार कार्ड पे जो नाम है, पासपोर्ट पे जो नाम है, वो तो हमेशा सेम ही रहेगा। मैं दुनिया के कौन से भी कॉर्नर पे चला जाऊँ, मेरा वो नाम तो वही रहेगा। तो जो हमारा डॉक्यूमेंट्स पे नाम होता है वही हमारा यूनिक नेम होता है और वही हमारा साइंटिफिक नेम होता है। ठीक है, हम दूसरा प्लांट देखते हैं। जैसे सेकंड प्लांट, हाँ, जस्ट लाइक नीम प्लांट, नीम प्लांट। तो नीम ये प्लांट है, उसका साइंटिफिक नाम होता है अज़दरिक्ता इंडिका, अज़दरिक्ता इंडिका। ठीक है, ऑसीमम सेंटम ये तुलसी प्लांट का नाम है और अज़दरिक्ता इंडिका जो है ये नीम प्लांट का नाम। हम और देखते हैं, जस्ट लाइक चाइना रोज, चाइना रोज, नेम शॉर्ट में लिखना चाहिए। ठीक है, चाइना रोज। अब ये चाइना रोज कॉमन नाम है, लेकिन उसका साइंटिफिक नाम है हिबिस्कस, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। तो ये कुछ प्लांट थे जिसके कॉमन नेम भी देखे हमने और साइंटिफिक नाम भी देखे, और दो तीन का हम डिस्कस कर लेते हैं ओरली, क्योंकि इतनी स्पेस नहीं है मुझे, बाद में एनिमल का भी नाम लिखना है। ठीक है, जैसे मीठी इमली आती है, मीठी इमली मतलब जिसके अंदर छोटे छोटे सीड्स आते हैं, उसे हम कहते हैं अमेरिकन टैमरिंड। ठीक है, उसे हम कहते हैं अमेरिकन टैमरिंड। फिर मैंगो आता है, मैंगीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा इंडिका। ऐसे ही एलोवेरा, एलोवेरा तो जनरली एलोवेरा ही होता है। तो ऐसे काफ़ी सारे प्लांट है, जैसे जिंजर है, जिंजिबर ऑफिसिनल, और जिंजर मतलब अदरक होती है, जिंजिबर ऑफिसिनल। उसके बाद हल्दी आती है, हल्दी जैसे हम टर्मरिक कहते हैं इंग्लिश में, तो टर्मरिक को साइंटिफिक नाम होता है कुरकुमा डोमेस्टिका। तो कॉमन नेम और साइंटिफिक नेम, ये दो चीजें मिला के क्या बनता है, बायनोमियल नोमेनक्लेचर। बाय मीन्स टू, विच टू, वन इज अ कॉमन, सेकंड वन इज साइंटिफिक नेम। नोमियल मतलब नाम देना, नोमेनक्लेचर मतलब आर्ट ऑफ गिविंग नेम। बायनोमियल मतलब दो नाम देना, किसको, लिविंग ऑर्गेनिज्म को। कौन से, मोस्ट प्रोबेबली प्लांट और एनिमल। तो ये तीनों मैंने प्लांट आपको बताया, अब मैं आपको एनिमल बता रहा हूं। ठीक है, जैसे कॉकरोच, तो कॉकरोच का साइंटिफिक नाम होता है पेरी प्लेनेटा अमेरिकाना, पेरी प्लेनेटा अमेरिकाना, ये कॉकरोच है। उसके बाद आप देखो किंग कोबरा, किंग कोबरा, किंग कोबरा ये सांप का प्रकार है, काफी जहरीला सांप होता है किंग कोबरा। तो ये जो किंग कोबरा है उसका साइंटिफिक नाम है नाजा नाजा। किंग कोबरा का नाम होता है नाजा नाजा, उसका जीनस का नाम होता है नाजा, स्पीसीज का भी नाम होता है नाजा। और ये देखिए, मान लो ये देखो फ्रॉग, फ्रॉग, तो फ्रॉग का नाम होता है राना टाइगरिना, बिकॉज उसके फ्रॉग की स्किन के ऊपर टाइगर के जैसे छोटे छोटे स्पॉट्स होते हैं, उसे हम कहते हैं राना टाइगरिना। इसके लिए उनको नाम की दिया हुआ है राना टाइगरिना। तो आई होप सो आप लोगों को ये क्लियरली समझ गया होगा कि बाय नोमेनक्लेचर का मतलब होता है आर्ट ऑफ गिविंग नेम। नोमेनक्लेचर इज नथिंग बट द आर्ट ऑफ गिविंग नेम, बट वी हैव टू गिव इट टू नेम। फर्स्ट नेम इज अ कॉमन नेम, सेकंड वन इज अ साइंटिफिक नेम, and just because of there are two names, it is called binomial nomenclature. Now I'll tell you rules of binomial nomenclature, rules of binomial nomenclature। तो मतलब कोई भी एनिमल या तो प्लांट को अगर आपको दो नाम देने हैं, कोई भी एनिमल या प्लांट को अगर आपको दो नाम देने हैं, तो आपको उसके कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। मैं आपको समझाता हूं। मान लो मैंने कोई प्लांट की डिस्कवरी की है, एक प्लांट मुझे नया मिला है और अभी मुझे गवर्नमेंट से परमिशन मिलती कि उस प्लांट को मैं अपना नाम दूं, मतलब मुझे जो नाम पसंद आए। तो नाम सोचने से पहले मुझे 4 रूल के बारे में डिस्कस करना होगा। 4 रूल को मद्देनजर रखते हुए, इन 4 रूल्स को ध्यान में रखते हुए मुझे उस प्लांट का नाम रखना पड़ेगा। जैसे तुलसी प्लांट है, तो तुलसी प्लांट को जिसने भी डिस्कवर किया होगा उन्होंने उसका नाम रखा है ऑसीमम सेंटम। तो ऑसीमम सेंटम रखने से पहले उन्होंने इन 4 रूल को ध्यान में रखा होगा, उसके बाद ही उन्होंने नाम सोचा होगा। गेटिंग गाइस? देयर आर 4 rules behind the writing a binomial nomenclature, behind the writing names of any animal or plant, and to think about what should be the name of that plant and animal, we have to
go through the 4 rules. I'll describe you one by one rule. First rule, scientific name contain 2 words such as first genus, which whose first letter should be capital and species should be small. This is first rule. I describe you what is first rule. See, scientific name contain 2 words. कोई भी साइंटिफिक नेम देख लो, कोई भी साइंटिफिक नेम, उसके अंदर 2 शब्द मिलेंगे. अब ये देखिए, ऑसिमम सैंक्टम, ये 2 शब्द हैं, ठीक है. तो उसका जो पहला शब्द होता है वो होता है जीनस, और दूसरा जो शब्द होता है वो स्पीसीज का होता है. तो जीनस का जो सबसे पहला वर्ड्स होता है, सबसे पहला लेटर होता है, वो लेटर कैपिटल होना चाहिए और बाकी सब लेटर स्मॉल होने चाहिए, और स्पीसीज के सभी लेटर स्मॉल होने चाहिए. ये पहला रूल है. एवरी साइंटिफिक नेम contain 2 epithet, means 2 words. First word indicate genus name whose first letter should be the capital, and second name indicates species whose all letter should be the small. So this indicate Ocimum sanctum, O is capital and all other letters are small, and sanctum all letters are small. अब यहाँ पे देखिए, अज़रदरिक्ता इंडिका में A कैपिटल है, बाकी सब स्मॉल है. हिबिस्कस ये जीनस का नाम है, तो उसमें H कैपिटल है, बाकी सब स्मॉल है. और रोजा साइनेंसिस ये स्पीसीज का नाम है, तो इसके सभी लेटर स्मॉल है. पेरीप्लेनेटा ये जीनस का नाम है, तो उसमें P कैपिटल है, बाकी सब स्मॉल है. और अमेरिकाना में भी सभी स्मॉल है. नाजा, तो इसमें N कैपिटल है, इसमें N कैपिटल नहीं है. मतलब ये N और A देखिए, ये काफी छोटे दोनों छोटे. मुझे मैं ऐसे भी लिख सकता था, अगर ऐसे लिखता हूँ तो और बेटर हो जाता है. फिर ये राना टाइगरीना, राना में R जो है वो कैपिटल है, बिकॉज राना इज अ जीनस एंड टाइगरीना इज अ स्पीसीज. इट्स अ टाइगरीना. यस, राना टाइगरीना. सो आई होप सो आप लोगों को फर्स्ट रूल समझ गया होगा. सेकंड रूल, scientific names must be right in italic font on कंप्यूटर सिस्टम. ये देखिए, आप कोई भी साइंटिफिक नाम लो, उसको आपको अगर आप कोई भी साइंटिफिक नेम कंप्यूटर सिस्टम में लिखते हो तो उसको आपको इटैलिक में लिखना पड़ेगा. मैं आपको बताता हूँ. ये देखिए, जैसे तुलसी प्लांट है, ओसिमम सैंक्टम, तो ओसिमम सैंक्टम, ठीक है. आप कोई भी साइंटिफिक नेम, जब आप मतलब कोई भी साइंटिफिक नेम अगर आप इंटरनेट पे पढ़ते हो, विकिपीडिया पे पढ़ते हो, गूगल पे पढ़ते हो, या तो कोई रिसर्च पेपर में पढ़ते हो, तो आपको कोई भी साइंटिफिक नेम ऐसे इटैलिक फॉन्ट में दिखेगा. ये किया कैसे जाता है? नॉर्मली हम साइंटिफिक नाम लिखेंगे और उस साइंटिफिक नेम को सिलेक्ट करके वर्ड में ऊपर आई प्रेस कर देंगे, और जैसे ही हम आई प्रेस कर देते हैं वो नॉर्मल फॉन्ट वाला वर्ड डायरेक्टली इटैलिक में कन्वर्ट होता है. लेकिन ये रूल इतना ही है. इस रूल में क्या बताया? साइंटिफिक नेम को कभी भी इटैलिक में लिखना चाहिए, लेकिन अगर हम हाथ से लिखते हैं तो इटैलिक में लिखने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि हाथ से इटैलिक में लिखना काफी डिफिकल्ट होता है. अभी देखिए, ये मैंने काफी सोच के लिखा हुआ है, लेकिन अगर मुझे स्पीड में लिखना होता तो मैं कैसे लिखता? स्पीड में तो मैं ऐसे ही लिखता, ठीक है, स्पीड में मैं ऐसे ही लिखता. लेकिन अगर मुझे सोचना है तो फिर मैं इटैलिक में लिखूंगा.
लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जब हम कंप्यूटर सिस्टम में लिखते हैं ना, तो उस वक्त हमें उसका फॉन्ट जो है वो इटैलिक रखना होता है, लेकिन जब हम हाथ से लिखते हैं तो हाथ से में से लिख सकते हैं। थर्ड रूल, साइंटिफिक names should not less than 3 letter and not more than 13 letter। ये थर्ड रूल देखिए, कोई भी साइंटिफिक नेम 3 लेटर से छोटा नहीं होगा और 13 लेटर से बड़ा नहीं होगा। ये देखिए, ऑसिमम OSSIMUM ये 7 लेटर है, ठीक है। SANCTUM ये भी 7 लेटर है। तो ये देखिए, ये 3 लेटर से छोटा नहीं है, ना ही 13 लेटर से बड़ा है। अब आप इसमें से बड़ा देख लीजिए, ये कौन है? पेरीप्लेनेटा में PERIPLE 7 हो गए, NETEA, तो ये 11 अक्षर है, 11 लेटर से। तो ये 13 लेटर से कम नहीं है, सॉरी 3 लेटर से कम नहीं है और ना तो 13 लेटर से ज्यादा है। तो कोई भी साइंटिफिक नेम 3 लेटर से कम नहीं होना चाहिए और ना कि 13 लेटर से ज्यादा होना चाहिए। तो ये रूल होता है। अगर मैंने तुलसी प्लांट डिस्कवर किया है सपोज, तो मैं तुलसी प्लांट के नाम सोचने से पहले मुझे ये रूल ध्यान में रखने होंगे कि साइंटिफिक नेम 13 लेटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, बड़ा नहीं होना चाहिए, 3 लेटर से छोटा नहीं होना चाहिए। तो ऐसा कोई भी एनिमल और प्लांट की अगर डिस्कवरी होती है तो हमें इन सभी पॉइंट को ध्यान में रखना होगा। फोर्थ, सबसे आखिरी वाला रूल, साइंटिफिक नेम मस्ट बी एंड बाय L लेटर। आप कोई भी साइंटिफिक नाम जब लिखते हो तो उसका एंड आप कैसे करो? L लेटर से। तो L लेटर का मतलब क्या होता है? L मीन्स लीनियस, यस, कार्लस लीनियस, बिकॉज कार्लस लीनियस ने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर ये कंसेप्ट इंट्रोड्यूस की थी। इसके लिए कार्लस लीनियस को हमेशा साइंटिफिक नेम के बाद रिस्पेक्ट देने के लिए L लेटर लिखा जाता है। लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ, मोस्ट प्रोबेबली जो फोर्थ रूल है आजकल लोग फॉलो नहीं करते, लेकिन ये भी रूल है, ठीक है। थैंक यू।